आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटर लेवल का जो बीएसएससी का वैकेंसी है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी और लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे लास्ट प्रिंट तक। तो बने रहें इस वीडियो में और चलते हैं पहले जानकारी की तरफ। तो सबसे पहले ये जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको ओपन कर लेते हैं। इसके ऑनलाइन की डेट की बात करें तो 27/9/2023 से ये ऑनलाइन स्टार्ट है और अंतिम जो इसका तिथि है 11/11/2023 तक है, यानी कि अब बहुत कम समय बचा है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आप इसमें पद का नाम देखेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे आपका निम्न वर्गीय लिपिक आता है। फिर दूसरा में इसका जो विभाग है वो पथ निर्माण विभाग है जो कि पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। तो इसके लिए आपको न्यूनतम जो योग्यता है वो इंटर होना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर पर हिंदी में प्रोसेसिंग टंकर यानी कि हिंदी टाइपिंग चाहिए। इसमें बहुत से पोस्ट हैं जिनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग कंपलसरी है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको कंप्यूटर टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट हिंदी हो या इंग्लिश हो या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें आपको कंपलसरी रखा गया है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और टाइपिंग स्पीड आपका इसमें अच्छा चाहिए, तभी जाके हिंदी और इंग्लिश के लिए आप एलिजिबल होंगे। कुछ पोस्ट ऐसे हैं। तो इसमें सभी डिटेल्स आप कोटिवार देख सकते हैं। जनरल के लिए कितना सीट है, ओबीसी के लिए कितना है, एससी/एसटी के लिए कितना है, तो डिटेल्स आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसमें ऊपर से आप मिला लेंगे कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है। यहाँ पे 35% जो है क्षैतिज आरक्षण जो है स्पेशल महिलाओं के लिए है, तो उनका भी इसमें डिटेल्स दिया गया है। और स्वतंत्रता सेनानी की जो भी पोता पोती हैं उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन सबसे लास्ट में यानी राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वैकेंसी का डिटेल्स 0106, ये उनके लिए है स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती हैं या उन। तो चलते हैं आगे की तरफ। इसमें आप स्क्रॉल करके पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। इसमें लेवल 2 का भी है और जितने भी इसमें डिपार्टमेंट्स हैं यानी विभाग हैं उसमें डिटेल्स है। ये स्टाफ जो सिलेक्शन होता है बिहार के अंतर्गत आता है। बिहार में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें ये बहाली कराते हैं। तो इसमें आप पद देख सकते हैं, जो भी पोस्ट्स हैं आप पोस्ट को देख लेंगे। जो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ इसमें आपको इंटर ही चाहिए। इंटर से भी आप इसमें बहुत से पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंटर के अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप कुछ और भी पोस्ट हैं इसमें जो कि इसमें आप डिटेल्स में देख करके आप भर सकते हैं। तो चलिए स्क्रॉल करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें राजस्व कर्मचारी का भी इसमें पोस्ट है जिसके लिए आपको सिर्फ इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 चाहिए। आपका स्ट्रीम कोई भी हो, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कंप्यूटर का इसमें नॉलेज नहीं चाहिए। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रॉल करके देखेंगे तो फिर इसमें भी वही पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक। और इसमें भी आपका डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, जैसे कि परिवहन विभाग हो गया, नगर विकास एवं आवास विभाग हो गया। इसमें भी योग्यता की बात करें तो न्यूनतम आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए और कंप्यूटर संचालन यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग आपको आना चाहिए और उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे।
कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो आप इसमें स्क्रॉल करते हुए आप देखेंगे, जिसमें कंप्यूटर नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इंटरमीडिएट चाहिए। तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या जो है आप देख लेंगे, जितने जितने कास्ट के इसमें डिटेल्स हैं आप देख लेंगे अपने कोटि के हिसाब से। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय नियम प्रविष्ट के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। जैसे आप फॉर्म भरते हैं उसमें आप आरक्षण का नहीं सेलेक्ट करते हैं, चाहे आप उस आरक्षण में आते हैं, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण लेने के लिए आपको बिहार का मूलवासी होना ही कंपलसरी है, तभी आप यहाँ का रिजर्वेशन ले सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको इसमें रिजर्वेशन जो होता है आरक्षण नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे स्क्रॉल करके देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने में जो भी आप कास्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, जो कैटेगरी है आप सेलेक्ट कर देंगे, वही कैटेगरी ही आपका माना जाएगा। फिर बाद में आप चेंज नहीं करा सकते हैं इसको। तो ध्यान से जब भी फॉर्म भरें आप अपना सर्टिफिकेट का यूज़ करके आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें प्रमाण पत्र है, जो संबंधित प्रमाण पत्र है आपका जाति से, यहाँ पे उसका नंबर और किस तिथि को ये निर्गत हुई थी वो डालना है। फॉर्म में हम आपको लाइव करके दिखाएंगे, अपलोडिंग नहीं करना है। यहाँ पे जो भी आपका कास्ट का जो प्रमाण पत्र होगा, जाति का प्रमाण पत्र होगा, उसको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ उसका नंबर और डेट डालना है, जो कि हम आगे फॉर्म में फिलअप करते समय आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ध्यान रहे, इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो क्रीमी लेयर जो NCL बनता है, वो NCL आपको कंपलसरी है। अगर NCL के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारे इसी चैनल में NCL के रिगार्डिंग जो वीडियो है आप देख सकते हैं और उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से और पता से निर्गत होना चाहिए। या जो लेडीज़ का जो भी बनेगा क्रीमी लेयर, ये उनके मायके से बनेगा और उनके पिता के नाम से बनेगा। तो ध्यान रहे, अगर विवाहित महिला है तो वो अपने हस्बैंड के नाम से या हस्बैंड के एड्रेस से क्रीमी लेयर का जो जाति प्रमाण पत्र देगी वो मान्य नहीं होगा। उसको अपने मायके से जाति प्रमाण पत्र जो कि क्रीमी लेयर रहित बनेगा वहाँ से बनवाना होगा, वही मान्य होगा। तो आगे चलते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो दिशा निर्देश है उसको आप देख सकते हैं, और इसमें जो भी डिटेल्स है आप फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। वैसे हम आपको शॉर्ट में बता ही दिए हैं, इसमें एलिजिबिलिटी और ऑनलाइन का जो प्रोसेस है सब इसी में आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें और फॉर्म को लाइव देखें, एक एक स्टेप को देखें, फाइनल प्रिंट तक का देखें। तो चलिए आगे स्क्रॉल करके एक बार और नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 10/668 दिनांक 29/6/2022 के आलोक में दिव्यांगजनों का जो भी था नोटिफिकेशन वो दिलाया गया था। यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, यानी 1/8/2023 के आधार पर ही की जाएगी। अभी के टाइम से जो कैलकुलेशन होगा एज का, वो कैलकुलेशन नहीं होगा, वो 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र धारित करते हों, उक्त की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता
करते होंगे उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पंत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी जो कि जनरल के लिए 540 है, SC ST के लिए 135 है और फीमेल्स के लिए भी 135 है। ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन करने का डेट है वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि 27/9/2023 से लेकर के 9/11/2023 तक का डेट है। इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करते समय आप ध्यान देंगे, अगर पेमेंट आपका कट जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, तो उसके लिए आप मेल करेंगे, ना कि दोबारा पेमेंट करेंगे। दोबारा आप पेमेंट करेंगे तो रिफंडेबल नहीं होगा। आप जो भी पेमेंट करेंगे, अगर आपका पेमेंट कटा हुआ है तो उस पेमेंट का यूज़ करके आप मेल करेंगे और उसको वेरीफाई करवाएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस सिंपल सा मिल जाता है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच जो कि रीजनिंग के अंदर आता है, मेंटल एबिलिटी आता है, कम्प्रिहेंसिव और लॉजिक आता है। तो आप इसको शॉर्ट में देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है। सामान्य अध्ययन में इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा उनके अनुप्रयोग, यानी कि सिंपल जो भी है इसके अंतर सामान्य अध्ययन में आप इसको सिलेबस को देखेंगे और आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इसी के अंदर क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा आपको। और भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जो कि एक शिक्षित व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें आप जनरल साइंस जो है और मैथ है, इसको भी आपको आना चाहिए। ये जो क्वेश्चंस होंगे इसमें मैट्रिक स्तर से पूछे जाएंगे। ध्यान रहे, ये जो वैकेंसी है इंटर लेवल का ज़रूर है, लेकिन जो आपको एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे वो मैट्रिक स्तर से ही आएंगे, तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक स्तर का ही क्वेश्चन इसमें आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की तरफ। क्वालिफाइंग मार्क्स एक अलग चीज़ है और कट ऑफ एक अलग चीज़ है। जैसे कि क्वालिफाइंग इतना कंपलसरी है आपको क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन इतना ला देते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि आप क्वालिफाई कर गए तो आपको जॉब मिलेगा ही। उसमें से आपको कट ऑफ के अंदर भी आना चाहिए। तो चलिए कट ऑफ की बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे आप क्वालिफाइंग की बात करें तो सामान्य वर्ग से आप अगर बिलोंग करते हैं तो 40% आपको चाहिए, और पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 36.5% चाहिए, और अति पिछड़ा वर्ग से करते हैं तो आपको 34% चाहिए, और अनुसूचित जनजाति से आप रखते हैं तो 32% चाहिए, और महिला सभी वर्गों के लिए 32% ही चाहिए उसको, और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। तो ये एक क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतना आप लाएंगे तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद आप कट ऑफ लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपका रिजल्ट बनेगा। चलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स जो भी हो स्कैन कर रखेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग नहीं है, पहले बता दें। इसमें सिर्फ सिग्नेचर फ़ोटो आपको अपलोड करना है और लाइव फ़ोटो लगेगा। तो यहाँ पे जो डेट दिया गया है, एक बार डेट पे फिर से ध्यान देंगे। 27/9 से स्टार्टिंग है और 11/11/2023 तक इसका एंड है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप थर्ड पार्टी वेबसाइट को फॉर्म नहीं देंगे, पेमेंट नहीं देंगे। यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के बाद देखेंगे ये आपको इंटरनेट सेवा सही होना चाहिए। पेमेंट होने के बाद आपका नहीं माना जाएगा कि फॉर्म फिलअप हुआ है। पेमेंट करने के बाद ही जो ऑप्शंस है उसको आपको फिल करना है। और अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। इसमें 2-3 फॉर्म नहीं भर सकते हैं, एक ही भरेंगे। अगर आप 2 या 3 भरते हैं तो आपका टोटल रद्द कर दिया जाएगा। तो अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि इसको बाद में डुप्लीकेट विभाग द्वारा नहीं दिया जाएगा। जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको आप रिसिप्ट करके आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कहीं से या डुप्लीकेट विभाग द्वारा नहीं मिलेगा। तो आपके द्वारा रखा गया वही काम आएगा।
यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपका इम्प्रेशन लिया जाएगा, बायोमेट्रिक हो गया या आइरिस हो गया, कैप्चर किया गया, क्योंकि बाद में ज्वाइनिंग के समय ये आपका मिलान किया जाएगा। अगर आप सही रह पाते हैं तो आपका ज्वाइनिंग होगा, अगर आप मिसमैच में आते हैं बायोमेट्रिक को या आइरिस में तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, किसी राज्य सेवा आयोग, अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामले में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया हो। अगर आप किसी आयोग द्वारा आपको ब्लॉक लिस्टेड किया गया है तो आप इसमें हकदार नहीं होंगे, सम्मिलित नहीं होंगे। चलिए, इसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भलीभांति पढ़ लिया। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टि मांगेगा मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तो चलिए अब ऑनलाइन की तरफ। तो हम सबसे पहले बीएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट का नाम है, आप अपना भरना चाहते हैं या अपने भाई का भरना चाहते हैं या किसी भी अपने रिलेटिव्स का भरना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पे पहले इंटर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे नाम इंटर कर देंगे। नाम में ध्यान रहे आप जो मैट्रिक का मार्कशीट में नाम होगा वही नाम इंटर करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेलिंग के साथ आप अपना नाम फिलअप करेंगे। नाम फिलअप करने के बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे या जिसका फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर देंगे। चलिए उसके बाद डोमिसाइल ऑफ बिहार अगर आप हैं तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी डिटेल्स इसमें आप भरेंगे बी केयरफुली, देख करके भरेंगे, एकदम केयरफुली भरेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट है या कौन सा अटैम्प्ट है। आप ये एग्ज़ामिनेशन का था, फर्स्ट है तो फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर आप वैलिड देंगे। हालांकि इसमें OTP वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप नंबर जो भी डालेंगे वो वैलिड डालेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी नोटिफिकेशन है आपको दिया जाएगा इसी मोबाइल के और ईमेल के माध्यम से। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल ही सही डालेंगे। हम फिर से बता दें, इसमें OTP वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड इसमें दिया जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आप सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे कंफर्म करना है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कंफर्म करने में सेम मोबाइल नंबर ही डालेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट नंबर सोच करके या आप दूसरा नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट नंबर नहीं मांग रहा, सेम नंबर कंफर्म करने के लिए कह रहा था। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप मोबाइल नंबर सेम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद रेड में दिखाएगा। जब तक कि आप कंफर्म नहीं करते हैं दूसरे रो में ईमेल आईडी, तब तक वो रेड में ही दिखाएगा। तो आप ईमेल आईडी को भी कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड लाइन में आप ईमेल आईडी को कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, यानी रेड में नहीं शो करेगा। इसका मतलब ये अवेलेबल है ईमेल आईडी। अगर आप ये ईमेल आईडी दूसरे फॉर्म में दिए हैं तो यहाँ पे आपका ये नहीं लेगा। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप अपने मैट्रिक के मार्कशीट में देखेंगे या आधार कार्ड में देखेंगे। लेकिन हाँ ध्यान रहे, बहुत से लोगों के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बाई मिस्टेक दूसरा हो जाता है। तो ध्यान रहे कि डेट ऑफ बर्थ आधार के हिसाब से नहीं डाल के बल्कि मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से डालेंगे। आधार कार्ड में आप करेक्शन करवा लेंगे। जो आपका एज कैलकुलेशन होगा वो जो नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है एज ऑन 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 से कैलकुलेट किया जाएगा। तो बाकी सभी डिटेल्स आप एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल होगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपके मोबाइल में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मैसेज में आएगा और यहाँ स्क्रीन पे भी आपका यूज़र आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो करेगा।
तो चलिए यहाँ पे हम फाइनली ओके कर देते हैं। फाइनली ओके करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। नहीं, एक बार कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड शो करेगा स्क्रीन पे। यहाँ पे सर्वर डाउन हो गया, ध्यान रहे कभी भी आपका सर्वर डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपका जो नेट है कनेक्टिविटी सही है या नहीं है। कोई मतलब कई बार आपका डिसकनेक्टिविटी की वजह से ये डाउन हो जाता है, और कई बार जो ऑफिशियल सर्वर होता है वहाँ से दिक्कत होता है। तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेंगे अपने वाईफाई से, वाईफाई कनेक्टेड है तो यानी यहाँ पे नेटवर्क से कोई इशू नहीं है। नेटवर्क से इशू नहीं है तो यहाँ से फिर एक बार हम रीलोड पेज को करेंगे। तो पेज को यहाँ पे रीलोड कर देते हैं और एक बार फिर से फाइनल सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे ऑलरेडी डेटा एग्जिट लिखा रहा है, इसका मतलब कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। स्क्रीन पर नहीं आया है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है क्योंकि सर्वर डाउन होने में ही वो रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया था। एक बार मैसेज आप चेक करेंगे, तो हम मैसेज चेक करते हैं तो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आ चुका है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया है। तो यहाँ पे हम फिर होम पेज पे जाएंगे। होम पेज जाने के बाद वहाँ से सिंपली लॉगिन करेंगे। तो चलिए होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे जाने के बाद लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे। जो पेज में यहाँ पे लिख रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है जो हम कर रहे थे उसी में। तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए फिर से हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सभी डिटेल्स हमको शो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से डिटेल्स दे रहा है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वो दिखाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन पेज दिखाता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ओपन होगा, वहाँ से फिर हम अपना डिटेल्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कैप्चा एंटर करके लॉगिन पेज पे जो लॉगिन का बटन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन दे रहा, डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक चीज़ आप सही से मैच करा लेंगे, जैसे कि नेम, और यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपका मैट्रिक का मार्कशीट है वहाँ से देख करके स्पेलिंग मैच करा करके यहाँ पे टाइप करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट हैं तो यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर होता है वहाँ पे आपको इंटर करना है। तो निवास प्रमाण पत्र का नंबर यहाँ इंटर करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे कि ये कब निर्गत हुआ था। तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा उस पे जिस डेट को वो निर्गत होता है वो डेट सबसे ऊपर में रहता है राइट साइड में। तो वहाँ से देख करके यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम निवास एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके देखते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ रिसीविंग था, तो पहले रिसीविंग को हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। इसी रिसीविंग का यूज़ करके हम सर्विस प्लस के वेबसाइट से निवास डाउनलोड करेंगे। तो नेक्स्ट टैब में हम सर्विस प्लस का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट टैब में सर्विस प्लस का वेबसाइट ओपन करके जो रेफरेंस नंबर है रेफरेंस नंबर कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जो डाउनलोड का वेबसाइट होगा वहाँ पे पेस्ट कर देंगे और नाम इंटर करेंगे और कैप्चा डालेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो निवास डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे निवास डाउनलोड हो जाने के बाद उसमें डेट रहेगा, वही डेट किस डेट में निर्गत हुआ है वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसका नंबर यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एडवांस डेट सेलेक्ट हो गया था मिस्टेक से, तो आप डेट जेन्युइन सेलेक्ट करेंगे जो आपके निवास प्रमाण पत्र पे
नज़र आएगा। तो चलिए एक बार डाउनलोड करके देखते हैं। वहाँ पे डाउनलोड नहीं हुआ था, अभी नेट स्लो होने के कारण अभी पेज ही नहीं खुला था। तो बाकी डिटेल्स हम देखते हैं, जब तक फिल करते हैं। तो यहाँ पे पेज ओपन हो गया है डाउनलोडिंग वाला। तो रेफरेंस नंबर डालने के बाद नाम इंटर करेंगे। नाम इंटर करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो निवास प्रमाण पत्र जैसे ही डाउनलोड होगा उसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले मेरा जो काम है वो डेट देखना, क्योंकि यहाँ पे हमको डेट फिल करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया, पहले उसको हम अपने फ़ोल्डर में डाल लेते हैं। तो उसको कॉपी करके यहाँ पे हम फोल्डर में ला लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा डेट में है। डेट हम देख लिए, चाहे तो इसको आप प्रिंट कर लेंगे या प्रिंट सेव एज करके आप सेव कर लेंगे। तो हम एक प्रिंट करके अपने पास रख लेते हैं। तो चलिए आगे की तरफ। तो यहाँ पे जो डेट हमको मिल गया, किस डेट में जाति का भी जो एनसीएल का है, एनसीएल पे एक बार हम देख लेते हैं कि एनसीएल किस डेट में बना है, क्योंकि एनसीएल का भी नंबर वहाँ पे इंटर करना है और डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट में ये एनसीएल आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो निर्गत हुआ है। तो यहाँ पे कास्ट का साथ भी सेम प्रोसेस है, उसका डेट सेलेक्ट करेंगे किस डेट में निर्गत हुआ है और कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे इंटर कर लेंगे। तो चलिए एक बार कास्ट सर्टिफिकेट को हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके इन फ्यूचर के लिए रख लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एनसीएल का जो सर्टिफिकेट नंबर है सिंपली हम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद डेट तो पहले से ही हम सेलेक्ट कर लिए हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद टाइप और वो सर्टिफिकेट नंबर इंटर करने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ हम देखेंगे कि ये जो लेवल पूछ रहा है कि कौन सा लेवल से आपका ये प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है, तो वहाँ पे सभी लेवल का लिस्ट आ जाएगा, जैसे कि सीओ, आरओ, एसडीएम, एसडीओ। तो ये सिंपली आरओ लेवल का है, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा ये निर्गत किया गया है। तो आरओ हम सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी डिटेल्स जो आपका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड डालेंगे। नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन डालेंगे और आईडी प्रूफ में फिर से आप आधार कार्ड सेलेक्ट करके और आधार नंबर डालेंगे। ध्यान रहे आधार नंबर आपको 2 बार डालना पड़ेगा, क्योंकि आधार नंबर एक वो हो गया और एक आईडी प्रूफ में हो गया। और आईडी प्रूफ में आप दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली आधार सेलेक्ट करते हैं। आधार सेलेक्ट करने के बाद उसका आधार नंबर मांगेगा। फिर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, एक पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आपका मोल मार्क है या कट मार्क है तो आप यहाँ शो कर सकते हैं। जैसे आपके फॉरहेड पे एक मोल है या कट मार्क है तो आप लिख सकते हैं ए मोल मार्क ऑन फॉरहेड, या अगर कट मार्क है तो ए कट मार्क ऑन फॉरहेड, या गर्दन में है तो ए मोल मार्क ऑन नेक, और कट मार्क है तो ए मोल मार्क ऑन नेक। कट मार्क ऑन नेक या मोल जो भी हो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब तक एक दूसरा प्रोसेस हमको करना है तो आप 1 मिनट के लिए ये हम काम कर लें, उसके बाद लाइव आपको हम फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें फिलअप करते समय आप स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे और जो भी प्रमाण पत्र है जैसे कि निवास और जाति प्रमाण पत्र आपको एनसीएल के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे आपको एनसीएल वाला ही देना है। अगर आपका एनसीएल नहीं है तो आप जल्द से जल्द एनसीएल बनवा लें, समय बहुत कम है। तो एनसीएल बनने के बाद आप उसी के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे। तो चलिए बाकी डिटेल्स आप मैच करा लेंगे और मैच कराने के बाद नीचे आएंगे तो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डालना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालने के बाद अगर आपका सेम एड्रेस परमानेंट है तो यहाँ पे यस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो टोटल एड्रेस जो फिल किए रहेंगे वो राइट साइड वाला में भी इंटर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सिंपली जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस हम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो आपका विलेज होगा विलेज डालेंगे। पुलिस स्टेशन जो होगा
यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे। पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद जो पोस्ट ऑफिस होगा, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। और पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद जो स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अगर बिहार है तो बिहार, जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसी स्टेट के टोटल डिस्ट्रिक्ट शो करने लगेंगे, तो आप डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको पिन कोड इंटर कर लेना है। यहाँ पे फाइनली हम यस कर देंगे तो टोटल ऑटोमेटिक यहाँ राइट साइड वाला में आ जाएगा करस्पॉन्डिंग और वो परमानेंट एड्रेस में। तो चलिए आगे की तरफ, आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में एक बार फिर से हम मिला लेते हैं क्योंकि मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हम फाइनल सबमिट करेंगे और फाइनल सबमिट होने के बाद ये पेमेंट पेज पे लेके जाएगा, प्रोसीड टू पेमेंट पे। प्रोसीड टू पेमेंट में आप ध्यान देंगे 2 मेथड है, दोनों मेथड में हम एक ही मेथड को रिकमेंड करेंगे। बाकी और मेथड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो पेमेंट मेथड है उसमें क्या होता है कि पेमेंट फंस जाता है, 24 घंटे के लिए होल्ड किया जाता है। आपको बोला जाता है कि 24 घंटा आप वेट कीजिए। बहुत केसेस में हो जाता है, बहुत केसेस में 24 घंटा होने के बावजूद भी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, पेमेंट जबकि कटा हुआ रहता है। तो उस केस में आपको एक मेल करना पड़ेगा, जो होम पेज पे आपको डिटेल्स दिया गया है हेल्प डेस्क में, तो आप मेल कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद वही चीज़ बता रहे थे, एक ICICI का है गेटवे और एक SBI का है। तो हम SBI वाला में सेलेक्ट करेंगे क्योंकि SBI वाला में नेट बैंकिंग से करते हैं तो पेमेंट आपका बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। तो यहाँ पे SBI का जो नेट बैंकिंग है इसका हम यूज़ करेंगे क्योंकि इससे पेमेंट इंस्टेंट सक्सेसफुल हो जाता है और फॉर्म हम इंस्टेंट ही फिल कर लेंगे। क्योंकि अगर फॉर्म तभी भर पाएंगे जब पेमेंट सक्सेसफुल होगा। पेमेंट अगर 24 घंटे के लिए होल्ड किया तो फॉर्म हम नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र ID पासवर्ड अपना नेट बैंकिंग का डाल लेते हैं। नेट बैंकिंग का डालने के बाद सबमिट करेंगे, वहाँ पे पेमेंट शो करेगा। 135 का चार्ज था, यहाँ पे 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस करके यहाँ पे 140 रुपये डिडक्ट करेगा मेरे अकाउंट से। तो फाइनली ओके करेंगे। यहाँ पे पिन आएगा, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपके मोबाइल पे बैंक की तरफ से, तो यहाँ पे सिंपली इंटर कर देंगे और सबमिट करेंगे तो पेमेंट अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगा। आप उस रिसिप्ट को जनरेट होने के बाद प्रिंट करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देखें पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आप एक बार उसका पेमेंट स्लिप प्रिंट करके भी रख लेंगे और सेव एज ए PDF करके भी आप इन फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। कहीं प्रिंट आउट आपका भूल गया तो आप PDF से कभी भी निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ये इसका रिसिप्ट आपको मिल गया है। तो चलिए अब रिसिप्ट मिलने के बाद आगे की प्रोसेस को देखते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए पहले हम यहाँ पे PDF में सेव करके इन फ्यूचर के लिए रख लेते हैं ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए प्रोसेस को आगे देखते हैं। यहाँ पे हम कट कर लेते हैं रिसिप्ट को क्योंकि हम सेव करके रखे हैं, प्रिंट करके भी रखे हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है, तो आप मैट्रिक में सब्जेक्ट तो जनरल होता है, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट ऑल होता है। 10th में कोई बेसिकली अलग स्ट्रीम नहीं होता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, तो आप 10th के लिए ऑल डालेंगे। ऑल डालने के बाद जो भी आपका बोर्ड है वहाँ पे बोर्ड डालेंगे, जिस बोर्ड से आप 10th किए हैं। तो यहाँ पे सिंपली BSEB का बोर्ड था तो BSEB हम डाल लेते हैं। कितना मार्क्स है वो मार्क्स डालेंगे। आप कितना ऑप्टेंट्स किए हैं मार्क्स वो ऑप्टेंट्स डालेंगे और परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएगा। और मार्कशीट के ऊपर जो नंबर होगा वो नंबर इंटर करना है। किस डेट में आपका मार्कशीट निर्गत हुआ है वो डेट यहाँ पे डालेंगे। जो आपका मार्कशीट इशू किया गया था उस डेट को मार्कशीट के नीचे दिया रहता है, तो वो डेट और मार्कशीट नंबर डाल लेंगे। डालने के बाद 12th इक्विवेलेंट का डिटेल्स डालना है। 12 आपके पास 12th है या उसके इक्विवेलेंट कोई अदर क्वालिफ़िकेशन है तो वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 12th पहले यहाँ पे हम डेट डाल लेते हैं और उसके बाद आएंगे 12th में। तो 12th में क्या करना है, आपको स्ट्रीम सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्ट्रीम में जो भी आपका है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। तो अगर हमारा साइंस है
तो हम साइंस डाल लेते हैं। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, मैटर नहीं करता है, आप दोनों ही एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली साइंस डाल देंगे। यहाँ पे बोर्ड का नाम डालना है तो बोर्ड आप वही डालेंगे जो आपका इंटर जिस बोर्ड से आप पास किए हैं। तो यहाँ पे BSEB हम सेलेक्ट कर लेते हैं। BSEB सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी उसका कितना नंबर है टोटल मार्क्स और कितना नंबर आप लाए हैं अपने 12th के एग्ज़ाम में, तो वो नंबर डाल लेना है। फिर सर्टिफिकेट नंबर उसका डालना है। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद किस डेट में आपका वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे डालेंगे। और डालने के बाद नीचे की तरफ देखेंगे टेक्निकल स्किल, और टेक्निकल स्किल में आपका हिंदी टाइपिंग है तो हिंदी टाइपिंग का इंस्टीट्यूट डालेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, किस डेट में वो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है वो डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास है तभी डालेंगे, अगर नहीं है तो आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि टेक्निकल स्किल में तो आपको हम बता ही दिए, हिंदी टाइपिंग है तो हिंदी टाइपिंग वाला डालेंगे, इंग्लिश टाइपिंग का अगर है तो इंग्लिश टाइपिंग वाला डालेंगे। और वो डालने के बाद एक नीचे वाले रो में कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ रहा है कि हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्सेज, आप कोई कंप्यूटर कोर्स किए हैं, अगर किए हैं तो यस करें, नहीं किए हैं तो नहीं करें। तो हम यहाँ पे सिंपली यस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ADCA का सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे कोर्स का डिटेल्स हमको डालना है। तो पहले सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम पूछ रहा है तो इंस्टीट्यूट का नाम डाल लेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम जो भी हो आप अपने कंप्यूटर के सर्टिफिकेट पे देख सकते हैं। कंप्यूटर के सर्टिफिकेट पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा और कोर्स का भी नाम होगा। तो यहाँ पे सिंपली जो आपका इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट का नाम इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम इंटर कर लिए। इंस्टीट्यूट का नाम इंटर करने के बाद कोर्स का डिटेल्स जो भी है DCA है या ADCA है तो यहाँ पे हम इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको ADCA डालना है तो हम ADCA टाइप करेंगे। तो ये कंप्यूटर का डिटेल्स जो है ADCA हम टाइप करेंगे। ADCA टाइप करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट में सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डालेंगे। तो सबसे पहले हम ADCA यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ADCA टाइप कर लिए। अगर आपका ये 12th मंथ का है कोर्स, ADCA 12th मंथ का ही होता है, 12th मंथ हम डाल लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ इनपुट ओनली वर्ड, यानी कि 12th हम डाले थे तो वो 12 नहीं ले रहा है, नंबर नहीं लेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 12 नहीं डालेंगे। हम यहाँ पे सिंपल ADCA ही रहने देंगे, या अगर चाहें तो ADCA हम 1 ईयर लिख सकते हैं। 1 ईयर लिखने के बाद जो सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर जनरेट हो जाएगा, जो जनरेटेड रहेगा आपके सर्टिफिकेट पे वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। और डेट भी सिलेक्ट कर लेंगे, जिस डेट में सर्टिफिकेट जनरेट हुआ रहेगा वो डेट उस पर रहेगा। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे सारा डेटा एंट्री करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो डेट सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पे कैलेंडर का लोगो होगा, उस कैलेंडर के लोगो पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप वहाँ से डेट सिलेक्शन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हम 1 ईयर लिख दें ADCA में तो आप ADCA 1 ईयर लिख सकते हैं, या आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ADCA 12 महीने के लिए होता है, 1 ईयर का ही होता है। तो अब ADCA सिंपली यहाँ पे हम रहने देते हैं। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नीचे आएंगे, 12 लेगा नहीं, 12 मंथ भी लिखते हैं तो भी नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर लेगा ही नहीं, जब भी लेगा अल्फ़ाबेटिक ही लेगा। तो चलिए इस तरह से हम फाइनल इसको सबमिट कर देते हैं।
सभी डिटेल्स एक बार फिर से हम मैच करा लेंगे, कोई मिस्टेक ना हो, कोई मिसमैच ना हो। तो हम सिंपली मिला करके यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ये 12th का जो सिलेक्शन था यहाँ पे हम नहीं किए थे, तो सिलेक्शन के लिए बोल रहा था, एरर मैसेज दे रहा था। तो यहाँ पे हम साइंस सेलेक्ट कर देंगे, फिर फाइनल सबमिट करेंगे। तो चलिए इसको हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद आपको ये लेके जाएगा पिक्चर एंड सिग्नेचर अपलोड पे। तो एक बार फिर से ये प्रीव्यू कर रहा, तो प्रीव्यू कर लेंगे। और प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे पिक्चर अपलोड और सिग्नेचर अपलोड, पिक्चर अपलोड में ध्यान रहे इसका स्पेसिफिकेशन जो भी हो आपको दिखाया गया है। यहाँ पे हम सिंपली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 200 पिक्सल वाइड होना चाहिए और 230 इसका जो है हाइट होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से आप फ़ोटो और सिग्नेचर को बना लेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर को बनाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम फ़ोटो को बना लिए और सिग्नेचर में ध्यान रहे, सिग्नेचर में 200 पिक्सल और 60 पिक्सल का साइज होना चाहिए, हाइट में 60 पिक्सल और वाइड जो है आपका 200 पिक्सल होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों चीज़ अपलोड करना कंपलसरी है, इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया। एक बार हम देख लेते हैं कि फ़ोटो सही साइज़ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम फ़ोटोशॉप से उसको एडिट कर लेंगे, उसी साइज़ में बना लेंगे जिस साइज़ को गाइड किया जा रहा है वेबसाइट के ज़रिए। तो उसी साइज़ में हमको फ़ोटोशॉप से यहाँ पे इमेज साइज़ बना लेते हैं, वाइड और हाइट जो कि वेबसाइट पे शो कर रहा है और नोटिफिकेशन में भी सेम साइज़ प्रेफर्ड किया गया है। तो आप उसी के हिसाब से साइज़ अपना बना लेंगे। बनाने के बाद फाइनली इसको सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोडिंग में हम डाल लिए हैं। तो फिर से हम सिग्नेचर एक बार सेलेक्ट करते हैं क्योंकि रीसाइज किए हैं। रीसाइज करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर से सिग्नेचर और इंग्लिश हिंदी दोनों सिग्नेचर और फ़ोटो प्रीव्यू करेगा। उसके बाद से हम फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद लाइव फ़ोटो की तरफ ये पेज लेके जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक बार सिग्नेचर फिर से हम मैच करा लेते हैं क्योंकि सिग्नेचर वहाँ शो नहीं कर रहा था, सही से क्रॉप दिख रहा था। एंडिंग और स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो था उसमें क्रॉप दिखा रहा था। तो फिर से एक बार हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। तो सेलेक्ट करने के बाद अपलोडिंग टैब में जाएंगे और उसके बाद अपलोड कर देंगे। देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे फाइनली सिलेक्ट हो गया है। फाइनली सिलेक्ट होने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे सबमिट कर देंगे हम। यहाँ पे पूछ रहा आर यू श्योर, तो श्योर ओके कर देंगे। यहाँ पे फाइनली फ़ोटो और सिग्नेचर प्रीव्यू दिखाएगा। आप रीअपलोड भी चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो उसी को सबमिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे वही सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे लाइव कैमरा की तरफ आ गए। तो यूज़ योर कैमरा, क्योंकि ये लाइव फ़ोटो तभी लेगा जब कैमरा को आप अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे हम कैमरा को अलाउ कर देंगे। कैमरा अलाउ करने के बाद यहाँ पे कैमरा आपका वेबकैम ओपन हो जाएगा। वेबकैम को चेक करेंगे एक बार, वेबकैम आ रहा है। उसके बाद बैकग्राउंड आपका वाइट रहना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट रहेगा। तो यहाँ पे फ़ोटो को सीधा करके टेक फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। तो टेक फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना प्लेस डालेंगे, जो भी आपका है प्लेस डालने के बाद फ़ोटो कैप्चर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फ़ोटो और प्लेस डालने के बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी, पासवर्ड दिखाएगा और प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप दिखाएगा। प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। इसको पीडीएफ को आप सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले।